बात कर सकते हैं क्योंकि न्यू नॉट 1 का मान न्यू नॉट 2 से कम है, इसका मतलब इसका कार्यफलन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक, आवृत्ति कम ऊर्जा, तो ये सीधा सीधा आंसर है। ए का कार्यफलन कम, बी का कार्यफलन ज्यादा। अब हम निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य ग्राफ खींचेंगे किसी भी नॉर्मल ऐसे। ये ग्राफ के नीट के लिए स्पेशली जो ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं, मैं अधिकतर जो मैक्सिमम डिफिकल्ट जिसमें लाइन की इक्वेशन, रेखा के समीकरण वगैरह का उपयोग किया जा सकता है, उनके लिए निरोधी विभव व आवृत्ति के मध्य ग्राफ। अब देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं इनके समीकरण। हम जानते हैं जो दी गई ऊर्जा होती है, किसी धातु की प्लेट को दी गई ऊर्जा है, वो दो हिस्सों में बढ़ती है, कार्यफलन और अधिकतम गतिज ऊर्जा। E बराबर होता है h phi बराबर होता है h नॉट, और काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आप mv मैक्स स्क्वायर में वहां पर लिख सकते हैं या चलेगा, है ना। ये काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली ऊर्जा की, ev नॉट। हमने अभी पढ़ा, यहाँ ev नॉट यूज कर सकते हैं। ओके, हमें आवृत्ति और स्टॉपिंग पोटेंशियल के मध्य ग्राफ खींचना है, तो यहां से क्या चीज हो जाएगी, ev नॉट को हम अगर यही रोक लें तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट, हम ये पढ़ चुके हैं। तो यहां से v नॉट बराबर हो जाएगा h अपॉन e इंटू न्यू माइनस h अपॉन e इंटू न्यू नॉट, ये हो गया। अब इसको ठीक तरीके से देखें, इसको अगर हम y अक्ष पर लें, v नॉट को हम y अक्ष पर लें और न्यू को हम x अक्ष पर लें, तो y बराबर ये क्या हो गया mx और ये क्या हो गया c। ये एक सरल रेखा का समीकरण बनता है, जहां m जो है वो रेखा का ढाल होता है और c जो है वो उसके द्वारा, उस रेखा के द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड होता है। हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये अंतःखंड ऋणात्मक है, y अक्ष पर ऋणात्मक अंतःखंड, ऋणात्मक का होता है नीचे, मतलब लाइन जो है वो नीचे की ओर y अक्ष पर अंतःखंड काट रही है। अब यहां आप देखिए, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक तरीके से देखिए, ये आपकी आवृत्ति है और ये है निरोधी विभव v नॉट। मैंने बोला ऋणात्मक अंतःखंड काट रही है लाइन, मतलब नीचे की साइड में ये जो लंबाई है ये कहां है, नीचे की साइड में, h बाई e नीचे की साइड में, नेगेटिव साइड। मान लीजिए ये इतनी लंबाई, तो ये लाइन कैसी जाएगी, इस तरह से जाएगी, ये सरल रेखा इस तरह से। और इसका जो ढाल है, इस रेखा का जो ढाल है, स्लोप है, रेखा का ढाल m बराबर h अपॉन ये, सॉरी ये माइनस h अपॉन h अपॉन e, रेखा का ढाल h अपॉन e और अंतःखंड भी h अपॉन e। तो या इसको हम ठीक है, और इसको हम सिंपली अगर हम इसको फाई ही लिखे रहने थे, अगर हम इसको फाई ही लिखे रहने थे, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे ग्राफ देखिए, एक तो ये पूछ सकता
तो EV नॉट बराबर यहाँ पर क्या हो गया h न्यू माइनस ये 5 हो गया। h न्यू नॉट की जगह हमने क्या लिख दिया 5 लिख दिया है ना। h न्यू नॉट को हमने यहाँ पे 5 लिख दिया 5 की वैल्यू। तो V नॉट बराबर क्या हो जाएगा h अपॉन e इनटू न्यू माइनस 5 अपॉन e। तो इस बार अंतर्गण यहाँ पर c का मान क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका y, ये हो गया m x प्लस c। तो c की वैल्यू को आपको 5 अपॉन e भी दे सकता है, राइट। तो y अक्ष पर काटा गया अंतर्गण 5 अपॉन e या h अपॉन e। अगर हम यहाँ पे h न्यू नॉट अपॉन e, सॉरी h न्यू नॉट अपॉन e, ये पूरा 5 का वैल्यू कितना है अंतर्गण कितना है h न्यू नॉट अपॉन, राइट। तो ये दो आंसर कुछ भी दे सकता है। अंतर्गण वैसे बहुत रेयरली आपसे पूछेगा, ज्यादातर वो ग्राफ की ढाल पूछता है m बराबर h अपॉन e। इज दैट क्लियर? ओके। अभी आवृत्ति और गतिज ऊर्जा के बीच में हम ग्राफ देखेंगे। आवृत्ति व गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ। तो ये भी बिल्कुल आसान है। गतिज ऊर्जा को लिखा हुआ है फॉर्मूला, ठीक। और तो k मैक्सिमम बराबर k मैक्स बराबर E माइनस 5। तो k मैक्स E क्या है h में और माइनस 5। तो ये हो गया आपका y, ये हो गया m, ये x प्लस ग्राफ खत्म। अब आप इसको बना लीजिए। तो ये देखिए ग्राफ खिंच जाएगा बिल्कुल आसानी के साथ। ये आपका y पे आपने गतिज ऊर्जा को लिया k मैक्स, और ये आपका न्यू आवृत्ति। c अंतर्गण है जो कि नेगेटिव है, तो क्लियरली लाइन ऐसी जाएगी। ये आपका c मतलब -5 नेगेटिव साइड में, ये अंतर्गण हो गया। और m की वैल्यू किसके बराबर है इस बार, ढाल किसके बराबर है h के बराबर। तो ये आपकी रेखा का ढाल हो गया, ठीक। इसके बाद हम एक और ग्राफ देखेंगे आवृत्ति और प्रकाश धारा के मध्य। आवृत्ति और प्रकाश धारा, आवृत्ति व प्रकाश धारा के मध्य हम ग्राफ देखेंगे। आवृत्ति व प्रकाश धारा। देखिए आवृत्ति ले ली हमने, ये हमने आवृत्ति ले ली, और ये हमने प्रकाश धारा ले लिया। तो प्रकाश धारा जो है, प्रकाश धारा जो संतृप्त धारा होती है, उसका मान आवृत्ति पर निर्भर ही नहीं करता। वो किस पर निर्भर करता है, तीव्रता पर। अगर तीव्रता ज्यादा होगी तो संतृप्त धारा का मान बढ़ेगा, तीव्रता कम होगी तो संतृप्त धारा का मान कम होगा। तो मान लीजिए संतृप्त धारा का मान यहाँ पर, तो आवृत्ति 0 थी तब भी इतना ही, आवृत्ति पे निर्भर ही नहीं कर रहा। हालांकि आवृत्ति 0 नहीं होगी, नहीं तो निकलेंगे ही नहीं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर किस तरह से होगा ग्राफ, एक कांस्टेंट लाइन चलेगी इस तरह से। ये देहली आवृत्ति है, यहां से जो शुरू हुए इलेक्ट्रॉन, तो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगा। संतृप्त धारा का मान
आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगा। ओके, इसी प्रकार अगर वो आपसे ग्राफ कहे तीव्रता और निरोधी विभव के मध्य ग्राफ, तीव्रता व निरोधी विभव के मध्य ग्राफ, तीव्रता व निरोधी विभव के मध्य ग्राफ। क्लियरली निरोधी विभव का मान आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। तो निरोधी विभव तीव्रता के साथ नहीं बदलेगा। तीव्रता आप कितनी भी ज्यादा रखो कम रखो, निरोधी विभव जो है उतना ही रहेगा, क्योंकि जब तक आवृत्ति नहीं बदलेगी तब तक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा नहीं बदलेगी, जब तक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा नहीं बदलेगी तब तक उसको रोकने के लिए जो हम विपरीत विभव लगाएंगे उसका मान नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर हम फिर से वही बात करें, ये तीव्रता हो गई, तीव्रता और ये निरोधी विभव हो गया, विभव जितना था उतना ही रहेगा, क्योंकि निरोधी विभव तीव्रता का निर्भर नहीं करता। तो दोस्तों ये प्रकाश की द्वैतिक प्रकृति में जो कुछ भी था वो मैंने सब कुछ बता दिया आपको, थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट सारे दे दिए हैं। और न्यूमेरिकल्स बनने का एक सीधा साधा तरीका यही होता है कि आपके थ्योरी पार्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। जब तक वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको न्यूमेरिकल्स नहीं समझ में ही नहीं आएंगे। तो अब आप न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार हैं, अब आप क्वेश्चंस लगाइए एंड व्हाटएवर योर डाउट्स आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्लास में करके या फिर नहीं। ओके, थैंक यू।